Amit Padi. I come from a very beautiful state of Odisha. I am an engineer and I have a MTech degree in Energy Systems Engineering from IIT Bombay. I have been guiding students and mentoring them for the past 3 years for NEET and JEE, and presently I am working with PK Academy here in Sambalpur. So today we'll take a very new topic which we call as work, power and energy. So today we'll see the definition of work. We'll see how the work done by a constant force is calculated. तो आपने सुना होगा कि आजकल के इंजीनियर्स 12-14 घंटा काम करते हैं कंप्यूटर्स के सामने बैठ के। कोई सोसाइटी का वॉचमैन है या फिर कोई एटीएम के सामने वॉचमैन है, वो रात भर बैठा रहता है। बोलते हैं यार ये लोग कितना काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स बोलता है कि ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग वर्क, बट दे आर नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन के लिए हमें चाहिए रहता है दो फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स कहता है कि वर्क हमेशा हम डिफाइन करेंगे एक फोर्स के लिए। अगर फोर्स नहीं है या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं हो सकता। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई वर्क डन बताओ ना, तो आपको बोलना है भाई कौन से फोर्स का वर्क डन। तो अभी हम सीखेंगे कि इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट अलोंग इट्स डायरेक्शन। क्या बोला डेफिनेशन में कि वर्क एक फोर्स तभी करेगा जब वो फोर्स उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक फोर्स लगा F, और मान लीजिए t टाइम बाद देखा गया कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है S। तो फिजिक्स क्या कहता है कि वर्क डन होगा इस फोर्स के वजह से वर्क डन। ठीक है, तो ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इस फोर्स के डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आई कैप में है ना। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आई कैप में है ना। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कैसा हम लिखते हैं मैथमेटिकली, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स हो और वो हॉरिजॉन्टली नहीं कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका गाड़ी रास्ते में कहीं पे खराब हो गया है, तो अगर आपको टो करना है, आगे से आप रोप्स लगाते हैं ना, आगे से आप जब रोप लगेंगे तो गाड़ी को आप सामने से खींचते हैं ना, तो मान लीजिए वो वही फोर्स है। मान लीजिए वो थीटा एंगल में आपने लगाया, और मान लीजिए कि कुछ टाइम बाद गाड़ी एस डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया। तो अभी बोल कि एफ फोर्स ने कितना वर्क डन किया। सर आपने तो बोला था डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए, और उसी फोर्स के वजह से ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कुछ अलग है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ अलग है। तो हम इस केस में कैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हैं वर्क डन निकालने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि हम इस फोर्स का एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं वाई डायरेक्शन में, यस और नो। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एफ एक्स जो एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है। मतलब इस फोर्स ने
इस डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट किया होगा और इसी फोर्स की वजह से इस ब्लॉक पे वर्क डन हुआ होगा। तो Fx ने कितना वर्क किया होगा? वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना वर्क डन किया होगा उसने? Fx मल्टीप्लाइड बाय Fx के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ऐसा है डिस्प्लेसमेंट। Fx क्या है? F cos थीटा लिख सकता हूं क्या? मल्टीप्लाइड बाय S, यस और नो? अब उसका एक और कंपोनेंट दिख रहा है आपको Fy। अब Fy कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस और नो? तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो वर्क डन बाय Fy कंपोनेंट कितना होगा? तो Fy मल्टीप्लाइड बाय इसने जितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया होगा उसके डायरेक्शन में, कितना डायरेक्शन, कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया? कुछ भी नहीं, तो इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको पूछे अगर कि वर्क डन F ने कितना किया, तो हम क्या करेंगे? उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने जितना वर्क किया होगा प्लस उसके वर्टिकल कंपोनेंट ने जितना वर्क किया होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने कितना वर्क किया? F cos थीटा इंटू S प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ने कितना वर्क किया? 0। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको F S cos थीटा? क्या हम इसको लिख सकते हैं F डॉट S? यस और नो? तो जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही दिया हो, अगर कोई भी एंगल में दिया हो तो हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल के वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता हो गया कि वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F एंड S, मतलब वर्क डन F S cos थीटा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है? यस और नो? क्यों? क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव हो सकता है, cos थीटा जीरो हो सकता है और cos थीटा नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट्स है, तो वर्क का साइन किस पे डिपेंड करेगा? cos थीटा जो साइन लेगा वही वर्क डन साइन लेगा, है कि नहीं है? तो मान लीजिए cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब सोचिए आप कि ये कौन से कंडीशन में आ सकता है। मान लीजिए एक बॉल है, उसको आपने जमीन के ऊपर से कुछ हाइट के ऊपर से छोड़ दिया, यस और नो? तो ये बॉल नीचे आएगा कि नहीं आएगा? उसको नीचे लेके कौन आ रहा है? इसका वेट है ना। और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं है? यस और नो? तो वर्क डन कौन से फोर्स ने किया? वर्क डन डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू कितना होगा? जिस फोर्स ने वर्क किया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? अगर मान लीजिए वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होगा? आपने बॉल को नीचे से कुछ वेलोसिटी से फेंका, यस और नो? तो mg किधर, किसी टाइम बाद देखा कि आपने बॉल कुछ यहाँ पे, तो किसी भी टाइम पे हमने देखेंगे तो mg किधर है? नीचे एक्ट कर रहा होगा ना। और उसी टाइम पे देखेंगे तो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऊपर होगी, है या नहीं है? तो वर्क डन बाय mg इस केस में क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों कौन से डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो cos 180 आएगा, है कि नहीं है? cos 180 आएगा तो क्या ये नेगेटिव में आ जाएगा? और एक कंडीशन हो सकता है जब वर्क डन क्या हो? जीरो हो। जो वर्क डन जीरो कब हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही ना होता हो। जैसे कि एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन में मान लीजिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में आया, ठीक है, मान लीजिए स्पीड क्या है? सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड सेम है। तो हमको पता है कि सर्कुलर मोशन है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही होना है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स
इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। अब इस बॉल का टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एफ सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ब्लॉक है, इसको हमें मूव कराना है, ठीक है, अब इसका वेट किधर लग रहा है, mg, और हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ कराना चाहते हैं, along द पॉजिटिव x डायरेक्शन, है कि नहीं है, तो mg के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय mg जीरो होगा कि नहीं होगा, यस और नो। अभी जितना भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा, मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लोर है, यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है m2 kg का, ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है पुली के थ्रू, और यहाँ पे एक और kg मास है m1 kg का, ठीक है, तो मान लीजिए m1 जो है वो m2 से बड़ा है। कुछ टाइम बाद देखा गया कि ये 2 मीटर्स नीचे आ गया था, तो ये भी 2 मीटर्स आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यस और नो। तो हमें पूछा कि m1g ने कितना वर्क किया होगा, m1g कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय m1g कितना होगा, m1g किस डायरेक्शन पे लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में बता रहा है, क्योंकि m1 ज्यादा है ना m2 से, तो m1 नीचे आएगा और m2 को खींचते हुए आएगा, तो कितना होगा m1g इंटू 2, यस और नो। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos जीरो हो जाएगा, यस और नो। अब हमको पूछा कि वर्क डन बताइए भैया m2g का, m2g कैसा वर्क, m2g कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री है कि नहीं है, तो m2g मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ m2g कितना है, जीरो, इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए टेंशन फोर्स की वजह से आपको वर्क डन पूछे, तो ये जब नीचे आ रहा होगा तो टेंशन ऊपर है ना, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, ये टेंशन फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो t इंटू 2 माइनस में रखूंगा कि नहीं, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो cos 180 -1 हो जाएगा ना, प्लस ये टेंशन फोर्स भी कुछ वर्क कर रहा होगा, ये टेंशन फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड है उसी के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, 2 मीटर्स का, 2 मीटर्स का इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एक और केस अगर देखें कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता तो ये फ्रिक्शन पीछे लगता है कि नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाता, फ्रिक्शन फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये माइनस, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर ये फोर्स जो हमने देखा वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, ये फोर्स हमने देखा कि ये कांस्टेंट फोर्स है, अगर ये फोर्स वेरिएबल होता तो हम ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी वैलिडिटी है बस कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स अगर नहीं है और एक वेरिएबल फोर्स है, तो हम किसी भी बॉडी पे लगने वाला वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होता है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप ऐसे ही सीखते रहिए, हैप्पी लर्निंग।